हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आने वाला है, चाहे आप कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपके मन में पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा उसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल सा है। जिस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं ये सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी, वहीं पर हमें मिली थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। इसलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई के वक्त ही मिली थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक है ना। अब बात आती है कि सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, इसका काल क्या है। अब इसके हम काल की बात करें तो आपको हर बुक में अलग अलग देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप 12th क्लास के एनसीईआरटी की बात करोगे तो वहाँ पर आपको 2600 से 1900 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। लेकिन इसका सर्वमान्य टाइम पीरियड है वो कौन सा है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसको क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है जो सर्वमान्य है। ठीक है, इसको माना जाता है कि ये जो टाइम है ये सही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे मैं बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये विश्व की सबसे पहली सारी सभ्यता थी। आगे इसको मुझे एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जो उसका नेक्स्ट पार्ट ही होगा, वो वैदिक सभ्यता के ऊपर होगा। तो एक ग्रामीण सभ्यता थी, एक जो ग्रामीण शैली को इंगित करती थी। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की पहली सारी सभ्यता थी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। पूरे विश्व को जानकारी नहीं थी सभ्यता के बारे में, वो 1924 में जॉन मार्शल ने दी थी। ठीक है ना, चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले 1826 में इसकी जानकारी दी थी कि इस नाम की सभ्यता वही है। आगे हम बात करें 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट उठ के कि हड़प्पा नामक स्थान की खोज किसने करी। तो आपको नाम याद रखना, दयाराम साहनी। ठीक है ना, 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने खोज करी थी हड़प्पा नामक स्थान की। और 1924 में जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने इस सभ्यता की जानकारी दुनिया को दी। ठीक है ना, इस नाम की सभ्यता भी कोई अस्तित्व में थी। आया समझ। तो ये 1924 में जॉन मार्शल ने करा था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की, ये कहाँ तक फैली थी। तो हम बात करें ये उत्तर में मांडा तक फैली थी। मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। अगर हम बात करें पूर्वी क्षेत्र में कहाँ तक फैली थी, तो पूर्वी क्षेत्र में आलमगीरपुर तक ये फैली थी, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। और दक्षिणी सीमा की अगर हम बात करें, मतलब कि दक्षिण में कहाँ तक फैली थी, तो दहमाबाद तक फैली थी। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिमी सीमा इसकी सुतकांगडोर तक थी, जो कि बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है ना, और आप मैप के अंदर अगर इन चारों स्थानों को मिलाओगे तो एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है। ठीक है ना, तो इसलिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। तो आपको ध्यान रखना त्रिभुजाकार। ठीक है ना, आपके सामने मैप आ रहा होगा, वहाँ पर अगर आप इनको मिला के देखोगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस सभ्यता का विस्तार जो था यहाँ तक ये फैली हुई थी, और इसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की, कि इसका सामाजिक स्वरूप किस प्रकार का था। तो चलिए बात करते हैं। तो सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। आपने कई बार दो वर्ड सुने होंगे, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। ठीक है, पितृसत्तात्मक मतलब पता होगा भाई आपको, जितने भी संसाधन होते हैं वो उसके बाद उसके पुत्र को मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे मातृसत्तात्मक में माता को या कह सकते हैं उसकी पुत्री को ज़्यादा अहम रोल दिया जाता है। ठीक है ना, तो सिंधु सभ्यता का समाज का स्वरूप कैसा था, मातृसत्तात्मक था। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के हमें अवशेष के रूप में मूर्तियाँ मिली जो कि माता देवी की हैं। यहाँ के लोग माता देवी की पूजा करते थे। सिक्कों के अंदर भी हमें इनकी चित्र देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता का समाज था वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन सा, पहला विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी और शिल्पी वर्ग। शिल्पी मतलब जो हाथ से वस्तुएं बनाते हैं, जो दस्तकारी काम करते हैं, उसको हम शिल्पी वर्ग कहते हैं। ठीक है, और चौथा है आपका श्रमिक वर्ग। तो ये 4 जो वर्ग था ये बटा हुआ था हड़प्पा सभ्यता का समाज। ठीक है, आगे हम बात करें ये भोजन किस प्रकार खाते थे, ये शाकाहारी खाते थे या मांसाहारी खाते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों प्रकार का भोजन ये खाते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कृषि करते थे तो शाकाहारी खाना तो खाते ही थे, बाकी पशुपालन भी करते, शिकार भी करते थे। ठीक है ना, इसलिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन ये करते थे। आगे हम बात करते हैं समाधान प्रणाली की। समाधान मतलब होता है कि अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर समाधान किस प्रकार से किया जाता था।
तो सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे, ठीक है। 3 प्रकार के, जैसे कि पूर्ण समाधान, दूसरा आंशिक समाधान, तीसरा दाह संस्कार। तो पूर्ण समाधान का मतलब है मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा, ठीक है, कब्र में उनको दफना दिया जाता था, इसको हम कहते हैं पूर्ण समाधान। दूसरा है आंशिक समाधान, इसमें क्या होता था, मृतक के शरीर को जंगल में रख देना और जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देते थे, ठीक है। मतलब कि जंगल में रख दिया, पशु पक्षी उसके मांस को खा कर जो हड्डी बच गई उसको दफना दिया, ठीक है। तो ये क्या होता था, आंशिक समाधान होता था। नेक्स्ट आता है दाह संस्कार। इसमें का मतलब क्या होता है, मृतक को जलाने की परंपरा, ठीक है। दाह संस्कार में होता है जो मृतक है उसको जलाने की परंपरा, ठीक है ना, समझ आ गया आपको। तो ये क्या थी, समाधान प्रणाली थी सिंधु घाटी। चलिए आगे हम बात करते हैं नगर नियोजन की, कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन किस प्रकार का था। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की, तो विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। सुनियोजित मतलब प्लानिंग करके काफ़ी बनाए गए थे, काफ़ी नियोजित तरीके से बनाए गए थे, ठीक है। ऐसे आज के नगर देख तो काफ़ी प्लानिंग करके बनाए जाते हैं। उस टाइम पर अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे वो बिल्कुल प्लानिंग करके बनाए गए थे, नियोजित तरीके से बनाए गए थे, ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता के जो नगर है विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग हमें मिलता है। और सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर ना खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे, ठीक है। मतलब कि मुख्य सड़कों पर ना खुलकर वो पीछे की ओर गलियों में खुलते थे, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के मैं मकान की बता रहा हूँ, ठीक है, जो दरवाजे उनके होते थे। आगे मैं बात करूँ, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। तो चौड़ी सड़क कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानघर, कुएं और कुछ बड़े घरों में शौचालय भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जो मकान थे उसमें 4-5 कमरे बनाए जाते थे, आंगन, रसोई घर, स्नानघर, कुएं और कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिलते हैं। और यहाँ पर हमें ढकी हुई नालियाँ मिलती है। यहाँ की जो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली भी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। गृह पद्धति में नगर बनाए जाते थे, गली और नगर गृह पद्धति में बनाया जाता था, ठीक है। ये काफ़ी डीप हो जाएगा, आप इतना जान लो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ढकी हुई नालियाँ कभी काम मिली है। आगे हम बात करें सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की, हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी खोज किसने करी, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की, जो मैं बता ही चुका हूँ कि इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा नामक स्थान, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में करी थी। आगे हम बात करें, यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि श्रमिक आवास, अन्नागार और लकड़ी का ताबूत और 37 कब्रिस्तान मिले हैं, जिसे RH-37 का नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जिसकी खोज 1922 में की गई थी। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन या खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया, जिसको हम RD बनर्जी भी कह देते हैं। तो वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में, तो कौन से जिले में है ये, लरकाना जिले में है। सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो एक जिला है लरकाना, वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी वस्तुएं मिली उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला पुरोहित आवास, जो पुरोहित होते हैं उनके हमें घर देखने को मिले हैं। अन्नागार, जहाँ पे खाने को स्टोर करके रखा जाता था। विशाल स्नानगृह, जहाँ पर स्नान किया जाता था। घर में कुएं मिले हमें देखने को। और आदि शिव की मूर्तियां भी यही देखने को मिलती है, कहाँ से कि वही नर्तकों की मूर्ति भी, और सबसे चौड़ी सड़क भी मोहनजोदड़ो के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चनहुदड़ो की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल है सिंधु सभ्यता का। तो इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की और वर्तमान में हम बात करें तो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। और एक मात्र ऐसा शहर है जो कि दुर्ग रहित है, मतलब जिसमें दुर्ग नहीं है, ठीक है। जो हड़प्पा स्थल है वो 2 भागों में बटे हुए थे, आपको ना पता हो तो, प्राचीन निचला शहर और दुर्ग, ठीक है। तो जो चनहुदड़ो है यहाँ पर दुर्ग नहीं थे, दुर्ग रहित है और एक औद्योगिक शहर है, ठीक है ना। आगे हम बात करें यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली है। तो पहला लिपस्टिक, दूसरा शीशा, तीसरा मन की गुड़िया और चौथा कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। तो ये क्या है, हमें यहाँ से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोपड़ की। तो उसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। तो कहाँ पर, सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सी वस्तु देखने को मिली है, तो यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। और नवपाषाण काल में भी ऐसे ही सर्व हमें बुर्ज होम में देखने को मिला था। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो है हमें कुत्ते का दफनाए जाने के प्रमाण मिले, ऐसे में नवपाषाण काल में
इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है ना, पाषाण काल के ऊपर, तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नव पाषाण काल में भी हमें ऐसे ही शव बुर्ज होम देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करें कालीबंगन की, तो इसकी खुदाई बी के थापड़ और बी लाल ने की थी। वर्तमान में राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। और कालीबंगन का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। तो आपको ये जो अर्थ है ना, ये आपको याद रखने हैं कि भाई इनका मतलब क्या होता है। तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, ठीक है। और घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खुदाई बी के थापड़ और बी लाल ने करी थी और वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। अब यहाँ पर क्या क्या मिला है, पहला हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, साक्ष्य मिलते हैं हमें कि हल से जुते हुए खेत के। दूसरा अलंकृत ईंट मिली है, हवन कुंड मिले हैं और लास्ट में चूड़ी मिली है, ठीक है। तो ये क्या हमें यहाँ से वस्तुएं मिली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धोलावीरा की। तो इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी और हम बात करी है कहाँ पर, तो धोलावीरा के अंदर ये है वर्तमान समय में। और यहाँ पर हमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है, स्टेडियम, ठीक है ना, जो कि हड़प्पा काल का है। स्टेडियम हमें देखने को मिलता है हड़प्पा काल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरकोटदा की, ठीक है। सूरकोटदा को ध्यान रखना है। तो इसका उत्खनन जगपत जोशी ने करवाया था और वर्तमान में गुजरात के अंदर स्थित है। आपको याद रखना है वर्तमान में कहाँ पर और किसने खुदाई कराई थी, ठीक है ना। जगपत जोशी ने कराई थी और वर्तमान में गुजरात के अंदर स्थित है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें घोड़े की हड्डियाँ देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये मिला था, क्या मिला था, घोड़े की हड्डियाँ आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोथल की। तो लोथल का उत्खनन एस.एन. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था, ठीक है। तो किसने कराया था, एस.एन. राव ने कराया था, जो कि जो लोथल है भोगवा नदी के किनारे पर है, जो कि अहमदाबाद के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसने कराया था, एस.एन. राव ने कराया था। अब यहाँ पर हमें क्या क्या मिला है, तो यहाँ से हमें सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिले, जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर हमें उसका पोर्ट मिला है, ठीक है ना। और यहाँ के जो दरवाजे थे घरों के, वो सड़कों की ओर मिलते थे। यहाँ पर मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता के दरवाजे थे वो पीछे गली की ओर खुलते थे, ना कि सड़कों की ओर, ठीक है ना। लेकिन जो लोथल है, यहाँ का जो घर थे, घर के जो दरवाजे थे वो सड़कों की ओर खुले मिलते थे, ठीक है ना। मतलब कि जो दरवाजे थे वो सड़कों की ओर खुलते थे। अब आगे हम बात करते हैं सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधा सभ्यता, कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब कि जो उसकी लिपि चित्रात्मक थी, जिसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है। मतलब कि चित्रों के द्वारा इसमें काफी हमें चित्र देखने को मिलते हैं, उनकी लिपि है, चित्र देखने को मिलती हैं। इससे जो सिंधु घाटी सभ्यता उसकी लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक थी, ठीक है ना। और जिसको दाएं से बाएं लिखा जाता है, हम कैसे लिखते हैं, जो हमारी लिपि देवनागरी उसको हम बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो लिपि थी वो उसकी लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता था, ठीक है। और इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और सैंधा वासी यानी जो हड़प्पा वासी है वो विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। इससे जो यूनानी है उन्होंने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ होता है सैंधा वासियों की उपज, जो हड़प्पा वासियों की उपज, ठीक है ना। तो कपास का नाम क्या रखा है, सिंडोन रखा है, किसने, यूनानियों ने, आपको ध्यान रखना है। और सैंधा वासी जो है विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था, आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका जो मुख्य पेशा था वो था व्यापार, ठीक है ना। और हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे, मतलब कि जो वेट वगैरह होते हैं उससे भी क्या थे, ये परिचित, उसके जानकार थे। और आपको एक चीज़ काफ़ी ध्यान रखनी सभ्यता के बारे में कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे की धातु से परिचित नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं जानते थे लोहे के बारे में, ठीक है ना। तो इसके आगे हम बाद में पढ़ते हैं, हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, उसमें क्या लोहे का प्रचलन चालू हुआ, तो लोहे के बारे में जानकारी लोगों को मिलना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। आगे हम बात करें हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता है। जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन जिनको मृद भांड कहा जाता है, ठीक है, उनमें लाल रंग का प्रयोग होता था, ठीक है ना, उपयोग होता था। नेक्स्ट हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, घर पर शेर के चित्र हमें नहीं मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो मोहरे हैं, इसमें बहुत से जानवरों के भी चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे मुद्रा की मैं यहाँ पर इमेज लगा दूंगा आपके सामने, तो यहाँ पर हमें अनेक जानवरों के चित्र देखने को मिलते हैं, लेकिन शेर के चित्र हमें देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में शेलखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था। तो ये उनके मोहरे थी, जो हड़प्पा कालीन मोहरे हैं, किस धातु से बनाई जाती थी, किस पत्थर से बनाई जाती थी, तो शेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, शेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, ठीक है ना, इनकी मोहरे। और इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये था भाई आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ओवरऑल लेक्चर। आपको कैसा लगा, कुछ डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और नोट्स चाहिए आपको इस PDF की, जो भी आपको बताया है, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।